हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम आगे का बुकलेट डिस्कस करेंगे जो लास्ट टाइम होमवर्क दिया है हमने। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं देन स्टार्ट। सो फाउंडेशन मिलर ऑब्जेक्टिव का हमने 15 16 17 तक कर लिया था इसमें ना। क्वेश्चन नंबर 18 से हम स्टार्ट करें।
हेलो। हाँ, तो स्टार्ट करते चलो। तो क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 हमने करा दिया था ना। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन सेल। तो एन सेल मतलब क्या होता है? KLMN, है ना। तो एन सेल मतलब कौन सा ऑर्बिट हो गया? फोर्थ ऑर्बिट। ओके। इसके अलावा बी के लिए क्या है? जेड। बी 3 पॉजिटिव है ना। बी 3 पॉजिटिव का जेड क्या है? 4 होता है ना। ओके, तो बी 3 पॉजिटिव का जेड जो है वो 4 होता है। नाउ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता था? मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इट इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होगा 2 टाइम्स ऑफ -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये हम बोल सकते हैं -27.2 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ओके। नाउ जेड की वैल्यू 4, एन की वैल्यू भी 4 है, तो कितना आ गया ये? -27.2 इंटू 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 स्क्वायर। सो कितना आया? -27.2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सभी को? ओके, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। चले आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अच्छा, टोटल एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं, देन उससे दोनों आ जाएंगे। तो कितना है? कौन सा ऑर्बिट बोला है? थर्ड ऑर्बिट बोला है, और हाइड्रोजन का बोला है। तो -13.6 इंटू जेड की वैल्यू हो गई 1 और एन की वैल्यू हो गई 3। तो ये कितना आ गया? -13.6 डिवाइड बाय 9। ओके, तो दिस इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट का जो एनर्जी है वही है। नाउ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने? पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू सेम है, जस्ट साइन डिफरेंट होगा। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया? वैल्यू सेम है बट साइन डिफरेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी आ गया 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब 2 टाइम्स ऑफ -1.51, तो कितना होगा ये? 3.02 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये हमारे पास काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी हो गया। क्लियर है सभी को? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 20, द डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव। तो फोर्थ एंड थर्ड ऑर्बिट का रेडियस ये, मतलब डिफरेंस ये है ना। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, मतलब मृदुल सारे क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन ना लो। तो R4 माइनस R3। ओके, तो इट इज 0.529
इंटू एन स्क्वायर। अच्छा, बात हो रही है किसकी? विलियम पॉस्टी की। तो रेडियस का होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ओके, तो एन की वैल्यू हो गई 4 डिवाइड बाई जेड की वैल्यू हो गई 2, विलियम पॉस्टी है, माइनस 0.529 इंटू एन स्क्वायर, एन हो गया 3 डिवाइड बाई जेड हो गया 2। तो क्या आएगा ये? 0.529/2 ये कॉमन ले लिया, एंड अंदर रहेगा 16, 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 3 का स्क्वायर इज 9, दैट इज इन एंगस्ट्रॉम। तो इट इज 0.529 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 एंगस्ट्रॉम। कितना आया? यार 1.85। ओके, so 1.85 एंगस्ट्रॉम, या फिर अगर तुम्हें चाहिए मीटर में तो 1.85 इंटू 10⁻⁻, -10 मीटर। क्लियर है सभी को? सोना की होमवर्क में दिया है ना यार, होमवर्क में दिया होगा ना ये, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में दिया होगा ना ये। लास्ट लेक्चर में नहीं दिया था, बट उससे लास्ट लेक्चर में दिया था ना। और जिस दिन हमने रेडियस वाला पार्ट कराया था उस दिन दिया था ना ये, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। रेडियस वाले पार्ट के दिन दिया होगा। गीतिका जल्दी देखो, गीतिका प्रेयस। नाउ आफ्टर 20 नेक्स्ट इज 21। What is the atomic number Z corresponds to which fourth orbit would fit inside the first bohr orbit of hydrogen? तो ये क्या बोल रहा है कि किसका फोर्थ ऑर्बिट जो है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर फिट होगा? कौन से एटॉमिक नंबर का फोर्थ ऑर्बिट हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर फिट होगा? इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट जो है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन शुड बी बिगर देन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, किसी एलिमेंट का फोर्थ ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट का फोर्थ ऑर्बिट जो है उससे बड़ा होना चाहिए हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो अब दोनों को हम क्या निकाल लेते हैं? रेडियस निकाल लेते हैं। मतलब हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस एंड उस दूसरे एलिमेंट के फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस। ठीक है, हाइड्रोजन के फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस, सॉरी फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या हुआ? 0.529 इंटू एन स्क्वायर, एन का वैल्यू 1 डिवाइड बाई जेड स्क्वायर, जेड का वैल्यू। ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन 0.529 इंटू एन स्क्वायर। एन कितना है भाई? 4 है ना, तो 4 स्क्वायर डिवाइड बाई जेड कितना? जेड हमें निकालना है, पता नहीं जेड क्या। ठीक है, तो यहाँ से 0.529 वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, एंड ये आ गया 1 इज ग्रेटर देन 16 बाई जेड। ये हम बोल सकते हैं जेड इज ग्रेटर देन 16। तो जेड की वैल्यू किस ग्रेटर आनी चाहिए? 16 से ग्रेटर। कौन सा करेक्ट आंसर हुआ यार?
जेड की वैल्यू 16 से ग्रेटर, कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। 25 दिया ना। ओके, तो अंदर फिट होना चाहिए, बराबर रेडियस नहीं होनी चाहिए। बराबर रेडियस की बात करते तो सी आंसर होता, लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर फिट होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर तभी फिट होगा ना जब फर्स्ट ऑर्बिट बड़ा होगा और फोर्थ ऑर्बिट छोटा होगा। क्लियर है सबको? नाउ क्वेश्चन नंबर 22। The ratio of velocity of electron in third and fifth orbit of Li2 positive would. तो रेशियो ऑफ वेलोसिटी, ना वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया हमने? 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। अब देखो, थर्ड एंड सिटी का रेडियस मतलब वेलोसिटी का रेशियो चाहिए किसका? Li2 पॉजिटिव का, मतलब जेड सेम रहने वाला है। तो एन पे ही डिपेंड करेगा, तो वी जो है कैसे डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली एन पर, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बोलते हैं वी ऑफ 3 डिवाइड बाय वी ऑफ 5, इसका रेशियो चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, 5/3 होगा ही नहीं होगा? हो जाएगा ना, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। If the radius of second stationary orbit is r, then the radius of third orbit will be। तो जेड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब जेड सेम ही लेना है। तो रेडियस क्या होता है? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, तो रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, है कि नहीं? तो रेडियस का रेशियो मतलब एन स्क्वायर का रेशियो ले लो। तो रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज इक्वल टू क्या आएगा? एन स्क्वायर। ठीक है, तो सेकंड का एन स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर डिवाइड बाय थर्ड का एन स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर। तो यहाँ से देखो, R2 जो है कितना दिया है? सेकंड ऑर्बिट का रेडियस हमें दिया कैपिटल आर, डिवाइड बाय थर्ड ऑर्बिट का रेडियस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ से R3 क्या आया? R3 आ जाएगा 9r/4, यही आएगा। 9r/4 मतलब 2.25, है ना? 2.25 r। क्लियर है सबको? ओके, क्वेश्चन नंबर 24। समृद्धि, जेड जो है वो तो मतलब दिया ही नहीं ना 23 में, तो जेड की वैल्यू दी नहीं है, मतलब जेड की वैल्यू सेम ही होगी, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। जेड जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। Which state of B3 positive have the same
ऑर्बिट रेडियस एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो B3 पॉजिटिव के कौन से ऑर्बिट का रेडियस हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट के रेडियस से, रेडियस ऑफ B3 पॉजिटिव ऑफ n, ठीक है, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन ऑफ ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट। तो क्या होगा ये, दिस इज 0.529 इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू 4 होती है B3 पॉजिटिव के लिए, इज इक्वल टू हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस 0.529। तो एन स्क्वायर यहाँ से क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। क्लियर है सबको? और क्वेश्चन नंबर 25 तो हमने क्लास में कराई है ना, ग्राफ ग्राफ क्लास में बनवाया ही है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट ग्राफ पूछा है कि इनकरेक्ट ग्राफ कौन सा है। तो यार अगर तुम्हें याद हो तो देखो, एक बार सारे ग्राफ देख लेते हैं। वी वी की बात हो रही है ना, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन, है ना। तो वी वर्सेज जेड अगर हम बनाएंगे तो वी वर्सेज जेड ग्राफ कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऐसा आएगा ना। तो वी वर्सेज जेड ऐसा आएगा। मान लो आफ्टर लेक्चर पूछना, मतलब आफ्टर ये डिस्कशन पूछ लेना। तो वी वर्सेज जेड ग्राफ ऐसा होगा, वी वर्सेज एन कैसा होगा, वी वर्सेज एन ऐसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड वी वर्सेज 1/n कैसा होगा, वर्सेज 1/n, ऑब्वियसली वी और 1/n एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस टाइप से है। ओके, तो इनकरेक्ट ग्राफ कौन सा हुआ, ऑब्वियसली इनकरेक्ट ग्राफ हो गया डी, बिकॉज वी वर्सेज एन जो ग्राफ है वो ऐसा है, ओके, ना कि डी जैसा। तो यहाँ पर डी जो है वो इनकरेक्ट ग्राफ। क्लियर है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 26। So what is the frequency of revolution of electron present in second orbit of hydrogen atom? Frequency of revolution या number of revolution per second। तो क्या था ये, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, क्या था, 6.56 इंटू 10⁻⁻, सॉरी इंटू 10 कितना था, 15 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, यही था ना। यही था क्या, पावर ही 15 थी या 16 बताई थी, 15 ही थी ना। ओके, सो 6.56 इंटू 10⁻15 इंटू जेड की वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू 1 हो गई, डिवाइड बाय एन, एन की वैल्यू क्या होगी, कौन सा ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, तो 2 होगी, तो 2⁻3 मीन्स 8 हो गया। तो इट इज 6.56 डिवाइड बाय 8 इंटू 10⁻15, तो कितना आएगा ये, 8, 0.8 देन 2, है ना। तो ये हो गया अपने पास 8.2 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। ठीक है, तो इतने रेवोल्यूशन पर सेकेंड हो।
Now question number 27. The number of photons of light having wave number x. तो वेव नंबर हमें दिया है, मतलब न्यू बार हमें दिया है x. न्यू बार मतलब 1/λ. ओके, तो 1/λ की वैल्यू हमें x दी है. तो उसने बोला कि इसमें कितने फोटॉन्स होंगे अगर टोटल एनर्जी 10 है. तो देखो E इज इक्वल टू क्या होता है hc/λ, या अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्लूड करें तो n इंटू hc/λ. ठीक है, तो अगर हमें n निकालना है तो n क्या होगा, E इंटू लैम्बडा डिवाइड बाय hc. तो यहाँ से लैम्बडा क्या हो गया, लैम्बडा आ गया यहाँ से 1/x. तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो E का वैल्यू क्या है, E का वैल्यू अपने पास दिया है 10. कितना दिया है, 10 दिया है. लैम्बडा हो गया अपने पास 1/x डिवाइड बाय hc. ओके, तो कितना आ गया, दिस इज नथिंग बट 10 डिवाइड बाय hc. क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 28 अभी होमवर्क में हमने नहीं दिया है, इसको बाद में देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 29. So according to Bohr's theory, angular momentum of electron in any orbit of hydrogen is directly proportional to. तो देखो एंगुलर मोमेंटम जो है mvr, एंगुलर मोमेंटम क्या है mvr, ये r पे कैसे डिपेंड है. तो यार एंगुलर मोमेंटम जो है ये अब यहाँ पर देखेंगे तो इट इज r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना. लेकिन v जो है वो भी r पे एक्चुअली डिपेंड है. यहाँ से अगर जस्ट अगर इतने पार्ट से हम देखें तो हमें लगेगा कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r. लेकिन v जो है वो भी r पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो वी आर पे कैसे डिपेंड करता है, तो देखो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू होता था के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. याद आया? सो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो एम वी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल आया. ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट साफ साफ देख सकते हैं वी स्क्वायर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r. ओके, वी स्क्वायर जो है वो 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा. तो वी किसके प्रोपोर्शनल आएगा, वी प्रोपोर्शनल आएगा 1/√r के. क्लियर है? अच्छा, नाउ दोनों साइड अगर हम r से मल्टीप्लाई करेंगे तो, दोनों साइड अगर हम r से मल्टीप्लाई कर दे तो v इंटू आर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/√r. मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि v इंटू आर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √r. ओके, और m तो r पे डिपेंड करता ही नहीं. ओके, सो एम वी आर किस पे डिपेंड कर जाएगा, एम वी आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √r हो जाएगा. क्लियर है? एम वी आर किस पे डिपेंड करेगा, √r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. क्योंकि m तो डिपेंड करेगा ही नहीं r पे, है ना. तो v इंटू आर वाला पार्ट जो है r पे डिपेंड करता है. और वो कैसे करता है, हमने पहले देखा कि v r पे कैसे डिपेंड करता है, तो v r पे इस टाइप से डिपेंड करता है. ठीक है, अब इसको दोनों साइड r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, √r. एम वी आर भी ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा √r पे. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पर डी. Then question number 30. मुर्दुल r/√r कैसे √r आया, अरे यार r अपॉन √r क्या होता है,
आर आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो आर है ना, आर क्या है, आर इज नथिंग बट रूट आर का स्क्वायर। ये पता है कि नहीं पता? ठीक है, तो आर जो है रूट आर का स्क्वायर है, डिवाइड बाय रूट आर क्या होगा, रूट आर ही होगा ना ये। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 30, if the revolution per second by electron in third orbit is this, then the revolution per second by electron in second orbit। तो देखो हमने बताया था नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या था, 6.56 इंटू 10⁻15 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, यही था ना। तो हमें थर्ड ऑर्बिट का दिया है और सेकंड ऑर्बिट का निकालना है। थर्ड ऑर्बिट ऑफ किसका दिया है, हाइड्रोजन का दिया है। तो इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, डिवाइड बाय F2 ऑफ हीलियम पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, ऑब्वियसली ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आएगा ये, ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 3⁻³ हीलियम पॉजिटिव का स्क्वायर डिवाइड बाय हीलियम पॉजिटिव का कौन सा ऑर्बिट बोला, सेकंड ऑर्बिट। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, जेड सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आया, जेड सब्स्टिट्यूट किया तो हाइड्रोजन का जेड तो 1 ही होता है, तो 1/27 हो गया, इंटू 4 डिवाइड बाय हीलियम पॉजिटिव का कितना होता है, 2 होता है ना। एक मिनट, दिस इज 2⁻3। हाँ, सो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 8 डिवाइड बाय ये कितना है, 2 का स्क्वायर। तो हमें ये वाली वैल्यू कितनी दी है, दिस इज गिवन एज डेल्टा। तो हमें मिल जाएगा हीलियम पॉजिटिव का फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन या नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो कितना आएगा ये, 4 डिवाइड बाय 27 है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ हीलियम पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इट इज 27/4 इंटू डेल्टा। 27/4 कितना हो गया, 27/4 या 27/2 एक्चुअली ना। दिस इज नॉट 4, दिस शुड बी 2 बिकॉज 4 से कैंसिल आउट हुआ ना। तो 27/2 मतलब 13.5 डेल्टा। क्लियर है? Now question number 31. If the kinetic energy of electron in fourth orbit of hydrogen atom is this, then the total energy in first orbit of Li2 positive। तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज माइनस ऑफ, या दोनों में रिलेशन क्या है, ये रिलेशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अगर पता है तो ऑब्वियसली टोटल एनर्जी बता सकते हैं। तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन फोर्थ ऑर्बिट क्या हो गया, ऑब्वियसली ये हो। ठीक है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन फोर्थ ऑर्बिट ये हो जाएगा ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का वैल्यू सेम है, जब साइन उल्टा है ना। तो उसका साइन हमें पॉजिटिव दिया था, यहाँ पर साइन नेगेटिव आ गया। तो अब देखो हमें क्या करना है, हमें निकालना है लिथियम 2 पॉजिटिव का फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, तो हमें पता है एनर्जी जो है इट इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो -13.6 कैंसिल आउट हो जाएगा जब रेशियो लेंगे तो ई ऑफ Li2 पॉजिटिव
of 1 divided by E of hydrogen of 4 is equal to Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर का रेशियो। तो लिथियम 2 पॉजिटिव का Z डिवाइड बाय N क्या है, N की वैल्यू 1 है, डिवाइड बाय हाइड्रोजन का Z का स्क्वायर डिवाइड बाय N की वैल्यू 4। तो क्या आएगा ये कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 3 का स्क्वायर बाय 1 एंड ये ऊपर हो जाएगा 4 का स्क्वायर बाय 1। तो ये आ गया अपने पास। तो इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज नथिंग बट कितना दिया है, ये वैल्यू ये दी है माइनस एप्सिलॉन बोलते हैं सिंबल को जनरली। तो यहाँ से E ऑफ Li2 पॉजिटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कितना आ जाएगा, इट इज 144 टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑब्वियसली ए ऑप्शन। क्लियर है सबको। नाउ 32 जो है वो हम अभी बाद में कराएंगे। थर्टी थ्री जैसा हमने क्लास में कराया है, क्वेश्चन नंबर 33। If the force of attraction between electron and nucleus in second orbit of Li2 positive, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया मैंने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया था, Z⁻³ के था क्या। ठीक है, तो वही अप्लाई करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें निकालना है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट डिवाइड बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन Li2 पॉजिटिव का सेकेंड ऑर्बिट शुड बी इक्वल टू Z of hydrogen raised to 3 divided by 1 raised to 4 divided by Z of Li2 positive raised to 3 by N कितना है 2 raised to 4। तो ये क्या आएगा, Z of hydrogen is 1, तो 1 raised to 3 divided by 1 into 2 raised to 4 कितना हो गया 16 divided by लिथियम का क्या है 3 है, तो 3 raised to 3। तो क्या आएगा ये, दिस इज नथिंग बट 16/27 है ना। तो क्या आ जाएगा, फोर्स ऑफ हाइड्रोजन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू 16/27 टाइम्स ऑफ फोर्स ऑफ Li2 पॉजिटिव इन सेकेंड ऑर्बिट। तो वो कितना दिया है, स्मॉल f दिया है ना, तो 16/27 टाइम्स ऑफ स्मॉल f। क्लियर है सबको। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 33। Now question number 34. तो इफ द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक्सेलरेशन जो है वो भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता था v²/r था ना, एंड इट वाज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z⁻³ इसी के था ना। सर whenever they give sums with alphabets we need to solve like this। yes मृदुल, जब भी हमें वो लाइक वो ऑलरेडी किसी का वैल्यू दे दे एंड किसी दूसरे का निकालना हो तो ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगा लो। ठीक है, देख लो 31 जल्दी।
तीसरा 31 देखो, हो गया। ओके, सो नाउ एक्सेलरेशन जैसे हमने बताया z⁻³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमें सिंबल जो दिया है, हमें उन्होंने दिया है एक्सेलरेशन, इसको ए से ले लेते चलो। तो ए ऑफ हीलियम पॉजिटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट हमें दिया है, और ये क्या दिया है, कुछ अजीब सा ऐसा सिंबल दिया है, ठीक है। तो हमें निकालना किसका है, ए ऑफ B2 पॉजिटिव निकालना, ठीक है। सो ए ऑफ B2 पॉजिटिव ऑफ सेकेंड ऑर्बिट डिवाइड बाय ए ऑफ हीलियम पॉजिटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट शुड बी इक्वल टू, मैंने जैसे बताया z रेस टू 3 डिवाइड बाय n कितना है, 2⁴ हो गया, डिवाइड बाय हीलियम पॉजिटिव का z रेस टू 3 डिवाइड बाय उसका n क्या है 1, तो 1⁴। सो ये क्या आएगा, अच्छा बी बी जो है B3 पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली, B3 पॉजिटिव हो। तो B3 पॉजिटिव जो है उसका z कितना होता है, B3 पॉजिटिव का z होता है 4, ओके। सो 4⁵3 डिवाइड बाय 2⁴ इंटू हीलियम पॉजिटिव जो है इसका z कितना है, हीलियम पॉजिटिव का z है 2, सो 2⁵3। तो कितना आ रहा है, तो ये हमारे पास आएगा 64 ऊपर आया, और नीचे कितना आ रहा है, दिस इज 8 एंड दिस इज 16, 1/2 आ रहा है क्या, 1/2 आ रहा है ना, या तो 1/2 आ रहा है। तो ए acceleration of B3 positive in second orbit is half of acceleration of helium positive in first orbit, means it is half of this symbol, okay। क्लियर है सबको, now question number 34, sorry 35। so the spacing between the second sorry the spacing between the orbits in terms of distance is maximum in the case of, so basically स्पेसिंग ऑफ डिस्टेंस देखना है, मतलब रेडियस का डिस्टेंस देखना है। तो रेडियस जो इट इज 0.529 इंटू n² z, ये है, ठीक है। तो डिफरेंस जो है वो ज्यादा कब होगा, जब n की वैल्यू ज्यादा होगी, ओके। जैसे जैसे n बढ़ेगा डिफरेंस बिटवीन रेडियस जो है वो भी बढ़ेगा, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ओके। रेडियस जो है वो क्या आ रहा है, n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे ऑब्वियसली r की वैल्यू बढ़ेगी, r की वैल्यू बढ़ेगी, तो डिफरेंस जो है वो भी बढ़ेगा, ओके। तो n इंक्रीजेस, तो डिफरेंस बिटवीन रेडियस ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर, ऑब्वियसली डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ओके। 35 में डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि डिफरेंस सबसे ज्यादा कब होगा, जब n की वैल्यू सबसे मतलब ज्यादा होगी। इसी टाइप से
क्वेश्चन नंबर 36। तो वहां पर बोला है द स्पेसिंग बिटवीन द ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस देखना है। तो एनर्जी का डिफरेंस मैक्सिमम कब होता है? तो एनर्जी का फॉर्मूला है अपने पास -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एन जो है वो नीचे आ रहा है। तो याद रखना, जैसे जैसे एन बढ़ता है डिफरेंस बिटवीन एनर्जी जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे एन बढ़ेगा डिफरेंस बिटवीन एनर्जी कम होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी है किसके लिए रहेगी? सबसे ज्यादा डिफरेंस कौन से ऑर्बिट का होगा? फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट का। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करके तुम देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर तुम फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी का डिफरेंस देखो, सेकंड एंड थर्ड का देखो, थर्ड एंड फोर्थ का देखो, फोर्थ एंड फिफ्थ का, सभी का अगर तुम एनर्जी निकाल के देखो एंड डिफरेंस देखो तो भी आंसर ए आएगा। फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट का जो एनर्जी डिफरेंस है थोड़ा सा बता देता हूँ, वो कितना है? यस समृद्धि, बट डिफरेंस जब हम देखेंगे तो उसमें पॉजिटिव ही आ जाएगा। यहाँ पर साइन नेगेटिव है, ठीक है, पर जब हम डिफरेंस देखेंगे ना तो पॉजिटिव साइन ही आ जाएगा। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लो ए ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन में क्या है? चलो एनर्जी अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी है हाइड्रोजन का ही लें तो -13.6 होता है। सेकेंड ऑर्बिट का लें तो -3.4 होता है। थर्ड ऑर्बिट का लें तो -1.51 होता है। ठीक है, तो अब देखो ए एंड बी ऑप्शन देख लो। तो E2 माइनस E1 अगर तुम करोगे तो -3.4 -10.2, सॉरी -13.6, तो ये आ गया 10.2। ओके, अगर तुम यहाँ पर करते हो E3 माइनस E2, तो E3 माइनस E2 देखो इन दोनों का डिफरेंस कब आएगा? ही नहीं आएगा। कितना आएगा ये? इट इज -1.51 -3.4, तो काफी कम वैल्यू आएगी ना ये। दिस इज 1.89। ओके, सो इस टाइप से जैसे जैसे हम एन बढ़ाते जाएंगे तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास जो होमवर्क दिया था वो डिस्कस कर लिया है। नाउ कोई तो बोल रहा था कि उसे रदरफोर्ड मॉडल में डाउट है। कौन बोल रहा था भाई? मालव देसाई तुम बोल रहे थे ना? हाँ बोलो, क्या डाउट है? अनिकेत 27 यार, वो मैं ग्रुप पे सेंड करूंगा, देख लेना। बोलो। सर आप प्लीज रदरफोर्ड मॉडल के वो समझा सकते हो आप इस ड्रॉबैक्स? और सर और एक डाउट था मुझे। 1 मिनट मालव अम, का एक मिनट। हाँ बोलो। सर आप पहले रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स समझा सकते हो वापस? अच्छा, रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स। तो देखो ड्रॉबैक्स में क्या था, रदरफोर्ड मॉडल में क्या था कि अपने पास रदरफोर्ड ने हमें बताया था कि न्यूक्लियस जो है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। दिस इज आवर न्यूक्लियस। अब इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, बट इतना बड़ा स्पेस है, बहुत बड़ा स्पेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है वो उसने नहीं बताया, कहीं पे भी कर सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजिशन क्या होगी वो नहीं बताया। एक तो ये ड्रॉबैक था। इसके अलावा अ, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एक प्रिंसिपल होता है कि यार कोई भी पार्टिकल अगर हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एनर्जी एमिट करता है।
तो अगर सेम चीज हम इलेक्ट्रॉन पर देखें तो वो भी अगर हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एनर्जी एमिट करेगा, और जब एमिट करेगा तो उसका एनर्जी कम होता जाएगा और फिर वो न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, क्योंकि उसका एनर्जी कम हो रहा है, न्यूक्लियस उसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो तो इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है, न्यूक्लियस से कभी नहीं टकराता। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, इस चीज को भी रदरफोर्ड नहीं समझा पाया। इसके अलावा एक ड्रॉबैक ये था कि इसका जो स्पेक्ट्रम होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम के बारे में अभी पढ़ा नहीं है, तो एटम्स का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस होता है, मतलब रेनबो जैसा। उसने ऐसा बोला रदरफोर्ड ने, लेकिन बाद में ये डिसकंटिन्यूअस था। ओके, मतलब रेनबो जैसा नहीं था, उसमें बीच बीच में गैप रहता। सर और एक डाउट था ओके, मुझे रुदरफोर्ड मॉडल हाँ में। बोलो। सर आपने जब लिखवाया था ना वो ये वाला अल्फा स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट, तभी सर आपने लिखवाया था मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू। पास थ्रू गोल फॉर विदाउट एनी डिविएशन। वो मैक्सिमम पार्टिकल्स कितने हैं? आपने कुछ तो नंबर दिया था। 99%। 99%। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी को कोई डाउट है? मृदुल, if we have to find some values of ratio using formula and some variable of equation are not mentioned in the question, then we will have to solve by keeping these variable and constant. यस मृदुल, जैसे कई बार हमें एक क्वेश्चन हमने लिया था जिसमें हमें जेड नहीं दिया था, ठीक है, तो वहां पर हमने क्या बोला कि जेड दोनों का सेम हो। प्रेयस, दो क्वेश्चन कौन से दो क्वेश्चन? दो क्वेश्चन हम नेक्स्ट, अभी तक हमने दिया नहीं ना, डिस्कस ही नहीं किया, मतलब वो एक तो एनर्जी वाला ना। हाँ, तो अभी नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, वो क्लास में कराएंगे, अभी तक वो कॉन्सेप्ट हुआ नहीं। तो कॉन्सेप्ट अभी तक हुआ नहीं है तो बाद में कराएंगे। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? यस मृदुल, बोलो क्या डाउट है? नहीं है डाउट? ओके, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं है? एंड करें देन। चलो बाय।